हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि ये क्वेश्चंस एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको मैं एंड में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी अगर क्लियर नहीं है तो वो भी साथ साथ में क्लियर होते रहें। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को जल्दी से सिलेबस पूरा करने में बहुत हेल्प हो जाती है। फुल सिलेबस नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर अपडेटेड एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है, ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस अरेंज करके दिए गए हैं। इसके अंदर से ही क्वेश्चन जरूर अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, 50% ऑफ मैं लिमिटेड पीरियड के लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके कंटेंट पर क्लिक करते ही आप लोग देखोगे कि सेपरेट वीडियोस हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल आप लोगों को मिल जाएगी। लाइव क्लासेस यहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो यहाँ पर इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में बात की गई है। सो देखो स्टूडेंट, दो कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, एक व्यक्ति जब अपने आप से बात करता है, अपने आप से बात करने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप किसी चीज की रिहर्सल कर रहे हो, शीशे के सामने आप बोल रहे हो, या फिर मन में कुछ अपने आप से बात कर रहे हो, तो वो इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता है, वो होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक हम लोगों को मिल जाता है। स्टेटमेंट टू बोलती है कि ग्रेटर एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। सो आपको पहले मास कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है जैसे कि भाषण दिया जाता है, एक व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं, मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, एंड एक बहुत बड़ी ऑडियंस, यहाँ पर 50 100 200 300 लोग जो हैं उस मैसेज को सुन रहे हैं। ये होता है मास कम्युनिकेशन। जैसे कि रेडियो आप लोग सुनते हो, रेडियो में एक व्यक्ति बोलता है और दुनिया भर के बहुत सारे लोग एक साथ सेम मैसेज को सुनते हो। न्यूज़ चैनल आप लोग देखते हो, तो ये सारे मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार के प्रकार के अंदर आते हैं। सो इसकी डिसएडवांटेज ये बोली है कि इसमें जो फीडबैक होता है वो बहुत डिले होता है, बहुत स्लो होता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अपने आप से अगर कोई बात कर रहे हैं, या सॉरी, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, सो इसमें इमीडिएट फीडबैक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड मास कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये नहीं होता कि इसमें डिलेड फीडबैक हो। इसमें फीडबैक होता ही नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। अब आप लोग रेडियो सुन रहे हो, तो क्या आप लोग रेडियो वाले को फीडबैक देते हो? नहीं देते हो। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, जिसमें कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया गया है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वीडियो फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। सो इंटरनेट के थ्रू अगर आप लोगों ने वीडियो फाइल्स को शेयर करना है, तो आप लोगों को कौन से वीडियो फॉर्मेट्स को यूज करना चाहिए? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड ई। देखो, ये जो है ये भी एक फाइल वीडियो का फॉर्मेट है, और ये भी वीडियो फॉर्मेट है। ये और ये जो है ये होते हैं आप लोगों के पास ऑडियो फाइल के फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे देखो, किसी भी इमेज के आगे मान लीजिए इमेज का नाम है एबीसी डॉट जेपीजी, डॉट के बाद कोई भी वर्ड होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन से टाइप ऑफ फाइल को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जेपीजी, पीएनजी ये हमें बताता है कि इमेज फाइल है। एमपी3 डब्ल्यूएमए हमें बताता है कि ये ऑडियो फाइल है, यानी कि कोई गाना है या कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है, ठीक है। इसके अलावा
जीआईएफ जो होता है वो मूविंग इमेजेस होती हैं, वैसे ही एमपी4 क्या होता है, इमेज नहीं, ये होता है वीडियो फॉर्मेट। अब होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को कि डॉट एआईएफ कौन सी फाइल होती है, ऑडियो वीडियो जीआईएफ फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है, मुझे कमेंट करके बताइए। होमवर्क क्वेश्चन एग्जाम में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम learners were given training in following occupations in the fields of, so अगर हम लोग प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो स्टूडेंट्स होते थे उनको किस किस फील्ड में शिक्षा दी जाती थी? आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेयरी फार्मिंग। सो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी एंड ई। सो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती थी, बाकी सब कुछ सिखाया जाता था। हर एक फील्ड में वहां के उस समय के लर्नर जो है वो बहुत एक्टिव होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ इन कम्युनिकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, कम्युनिकेट अगर करते हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ए एंड बी, सबसे पहले उन लोगों को कौन से स्टेप को फॉलो करना है? सबसे पहले इनपुट। ए ने कोई डेटा उनको देना है तो उनके पास इनपुट होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग की, क्या बात वो करना चाहते हैं। ठीक है, इनपुट के लिए ये होना चाहिए एक पर्सन। उसके बाद क्या बात वो करना चाहते हैं, डेटा होना चाहिए, उसको डेटा एंट्री उनके पास होनी चाहिए। तीसरा आ जाता है प्रोसेसिंग की, जो डेटा एंटर है, जो उनके दिमाग में डेटा है, जो उनके दिमाग में बात है, उसको कैसे प्रोसेस करके किस तरीके से पर्सन बी तक पहुंचाना है। देन वी हैव स्टोरेज की, स्टोरेज कैसे उसको किया जाएगा। देन आउटपुट कि पर्सन बी या कंप्यूटर बी है, उसकी आउटपुट हम लोगों को क्या बताता है। सो यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच नेपटेल कोर्सेज आर सीन वाज क्रिएटेड बाय। सो इट वाज क्रिएटेड बाय गूगल। ये 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कोर्स बिल्डर जो है इसको गूगल ने 2012 में डेवलप किया था। एंड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है। एग्जाम में इसको जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। इसको गूगल ऐप इंजन, आपने जरूर गूगल ऐप इंजन के बारे में सुना होगा, उसकी मदद से इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोर्स बिल्डर को सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स प्रोसेस्ड कोठारी कमीशन विज अ विज लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोठारी कमीशन क्या होता है, कोठारी आयोग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग सब कुछ पढ़कर जाइएगा। सेपरेट वीडियो चाहते हो इस कमीशन पे तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, हमेशा की तरह आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन कमीशन, एनईसी, नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया था, जिसको कि कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एडहॉक कमीशन था। ठीक है, ये एडहॉक कमीशन था, कोठारी सर के नाम से इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको कोठारी कमीशन का नाम दिया गया था। इसमें गर्ल्स की एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, गर्ल्स को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाए, ये इस चीज में इस कमीशन में ध्यान दिया जाता था। तो इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन के अंदर कितने पिलर्स थे। तो इसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग बनाए गए थे। ओके, 4 पिलर्स क्या थे ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फास्ट रिवीजन सेशन है तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेटियोलॉजिकल, यानी कि जल मौसम वैज्ञानिक कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक संकट नहीं है। करेक्ट आंसर है सुनामी। हाइड्रोमेटियोलॉजिकल जो है ये मेट्रोलॉजी का ही, यानी कि ये आपका मौसम वैज्ञानिक इसका ही एक पार्ट आता है, जिसमें कि जैसे कि वाटर बजट है, रेनफॉल स्टैटिक है, स्टॉर्म्स जो पानी के अंदर आते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब चीजें आती है। आप लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा, जिसको टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, यूरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसके एक एग्जाम्पल है। फ्लड जो होते हैं, फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं, ये सब भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2023 जो भी एग्जाम हुआ था लास्ट साइकिल,
ठीक है, फरवरी वाला उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता। ठीक है, कौन सी वो टेक्निक होती है जो कि सही समय पे सही टाइम पर किसी बच्चे को दी जाए ताकि उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। सो वो क्षमता होती है स्कैफोल्डिंग। ये नया टर्म है, बहुत बार आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज अ क्लासरूम टीचिंग टेक्निक इन विच इंस्ट्रक्टर्स डिलीवर लेसन्स इन डिस्टिंक्ट सेगमेंट प्रोवाइडिंग लेस एंड लेस सपोर्ट एज स्टूडेंट्स मास्टर न्यू कॉन्सेप्ट और मटेरियल। ठीक है, ये होता है स्कैफोल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर कोई बच्चे के लिए हाईएस्ट लेवल पर उसकी क्षमता को पहुंचाना है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्टर लेसन्स को यहाँ पर डिलीवर करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। तो करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। सो ये है इसमें करेक्ट आंसर। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल बिट्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होते हैं जो कि एयरबोर्न बन जाते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन व्हाट। सो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कृषि। दूसरा है बंजर भूमि का विकास करना। तीसरा है बांध व जल धारण संरचनाएं और चौथा है ईंट उद्योग। सो सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लाई फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है एंड ये इको फ्रेंडली भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। सो वो कौन सा नेचुरल हजार्ड, वो कौन सी प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है जिसका शुरू होने का और रुकने का कोई निश्चित या निर्धारित समय नहीं होता? वो होता है सूखा। अर्थक्वेक का पता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, रुक जाएगा। लैंडस्लाइड भी एक बार मिट्टी गिर जाएगी, पहाड़ धंस जाएगा और वो रुक जाएगा। तूफान का भी पता है कुछ समय में रुक जाएगा, लेकिन सूखे का कोई भरोसा नहीं होता। ये आज अगर शुरू होता है तो पता नहीं है कि कितने दिन बाद बारिश होगी, कितने दिन बाद इससे निजात लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो अनट्रीटेड सीवेज जो होते हैं यानी कि घरों का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी जो ट्रीट नहीं किया जाता, घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उनका पानी एक जगह पे स्टोर नहीं किया जाता, वो गंदा पानी नदियों में मिला दिया जाता है। तो वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रिवर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और 2 बोलती है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ISA वाज लॉन्च्ड ऑन द साइड लाइंस ऑफ COP24। सो COP24 के साइड लाइन में ISA को लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट 2 बोलती है ISA वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स है। सो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। कॉप पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, नहीं देखी है कमेंट कीजिए, आप लोगों के साथ पर्सनली मैं लिंक शेयर करूंगी। सो इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखो, IS A International Solar Alliance was jointly launched by Prime Minister Narendra Modi and then President of France। और इन सबको 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसको जो है जॉइंटली लॉन्च किया गया था। साइड लाइन 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 में इसको किया था, ना कि COP24 में। तो ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। ठीक है, जो घर के अंदर ही वायु का प्रदूषण होता है वो बहुत एक सीरियस गंभीर स्वास्थ्य का खतरा होता है। इसका कारण ये है कि डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। सो यानी कि वायु प्रदूषकों का फैलाव इंडोर वातावरण में अपेक्षाकृत सीमित रहता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रीजन इसका बिल्कुल करेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पावर जनरेशन ऑफ इंडिया।
जनरेशन इन इंडिया, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। सो पहला है थर्मल पावर प्लांट्स टीपीपी, दूसरा है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी एंड चौथा है रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, विच इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो पावर ऑब्जेक्ट्स। सो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा एनर्जीज होती हैं टीपीपी में, उसके बाद होती है रीन्यूएबल एनर्जी में, उसके बाद होती है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, और सबसे कम होती है न्यूक्लियर एनर्जी में। इन सब पॉइंट्स के हिसाब से हम इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ सुनामी इज। सो सुनामी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज टर्म। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। इट इज ऑफन एक्सप्रेस दैट सुनामी इज अ seismic or tidal wave, but the scope of tsunami can be generated by non-seismic actions as well, like underwater landslide, volcanic eruption, etc. Next question है turbulent and rapidly flowing waters are generally depleting in oxygen। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट टू बोलती है एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सेवेज और पेपर पल्प to water stimulate activities and oxygen consumption by decomposers। So correct answer है इसका option number D, that is both the statements are sorry, first statement is false and second statement is true। reason इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। false क्यों है? पहली, rapid water flow होते हैं जो turbulence ensure adequate oxygenation। Water pollution can result in oxygen depletion। Flowing water habitat is different from stationary। Under these conditions of flowing water and turbulence, oxygen depletion does not occur। So इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? असत्य है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, ये भी आपका नेचुरल हजार्ड में से ही पूछा गया है क्वेश्चन। hazard identification, dose response assessment, exposure assessment और risk characterization। ओके, सो इसको मैच करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि संकट की पहचान करना। ये क्या है? ये है process of determining whether or not a particular chemical is linked to a particular health effect। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर ये है। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर रिस्क असेसमेंट स्टेप्स की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड टू टीचर नीड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टीचर की नीड्स पूरे करने के लिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज नहीं किया जाता, ये स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टू बोलती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये क्या है? ये एक सेंटर्ड अप्रोच है जो कि कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन होती है किसी सब्जेक्ट मैटर पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं प्रभा, आपको पता है कि डीटीएच चैनल होते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए स्वयं प्रभा के अंदर कितने नंबर ऑफ डीटीएच चैनल्स अवेलेबल है। ये इसमें बोला है गया है कि किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? ये किया गया है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। याद रखिए, जो कि एमएचआरडी के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगला क्वेश्चन है अ लर्नर कंबाइंस हिज और हर प्रीवियस स्कीम्स और मॉडिफाइज देम एज पर न्यू एक्सपीरियंसेस। एक स्टूडेंट ने अपनी पुरानी स्कीम्स, अपने पुराने नॉलेज को यूज किया, देखा और उसको मॉडिफाई किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड टू अराइव एट न्यू स्कीमा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। अब जैसे मैं टीचिंग जब पहले करती थी, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में नया ऑनलाइन टीचिंग किया था, तो पहले का तरीका मेरा पढ़ाने का कुछ और था, अब का कुछ और है। तो मैंने अपने पुराने नॉलेज, पुराने तरीके और पुराने एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखा एंड अब उसको यूज करके जो मैं कुछ नया अचीव कर रही हूँ, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय। प्राकृतिक खतरों की जो घटनाएं होती है उसको किससे प्रभाव करता है? किसको वो प्रभावित करता है? लैंड यूज चेंजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन,
और तीसरा है क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन की कमी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली as a result of industry activities? So not produced naturally बोला है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होते हैं वो इस तरीके से डेवलप नहीं किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following fuel of energy, which of the following environment friendly? Which of the following is the most environment friendly? So correct answer here is hydrogen. So सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा environment friendly जो है वो हाइड्रोजन ही होती है as compared to बाकी के थ्री। ICT यूनिट से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। एक और होता है, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स को ग्रुप और मास में कंफ्यूजन रहता है। मास कम्युनिकेशन की अगर पहले हम बात करते हैं फिर से, एक पर्सन बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई मैसेज दे रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स भी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, रेडियो भी इसका एग्जाम्पल है। और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं होते लेकिन सब पार्टिसिपेट करते हैं। सबको बोलने का, अपने व्यूज रखने का पूरा अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सो उसमें होते हैं एन ओबीडियंस ऑर्डिनेशन यानी कि आज्ञाकारिता दीक्षा। दूसरा होता है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेशन। सो ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट की, ये आपको जाननी है। इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज के आप लोग नेम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है ना, तो आप लोग अभी ये नहीं कर सकते कि हर एक थ्योरी के हर एक स्टेप को याद रखो। तो सिर्फ नाम याद रख लोगे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज के तो भी आपके लिए काफी है। समय बचेगा तो स्टेजेस पे जरूर जाइएगा। ओके, सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं एंड आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जरूर मुझे कॉमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। एंड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू नंबर्स पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो